बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर आफियत से होंगे। आज 12 नवंबर है और इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपका मेज़बान अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त इसराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा धमकी आमेज़ पैगाम दिया गया है शाम के सदर बशार अल असद को, और इस हवाले से अब जो खबरें एस्केलेट कर रही हैं उसकी तरफ नज़र डालते चलते हैं। Israel in the message to Syrian President Bashar al-Assad: if Assad does not cooperate in preventing weapons shipment to Lebanon, he will be killed like Hassan Nasrallah। अब वाज़े तौर पे धमकी सामने आई है इसराइल के ऐवानों से, और धमकी दी गई है शाम के सदर बशार अल-असद को। इस वक्त इसराइल का अखबार है हायोम, उसको जो है वो कोट किया जा रहा है। ये एक ऐसा इसराइली कौमी अखबार है जो कि इब्रानी ज़बान में इसराइलियों के घर पहुंचता है। उसकी ख़बरों को कोट किया जा रहा है कि इस वक्त इसराइल की तरफ से एक बाज़ाब्ता पैगाम दिया गया है शाम के सदर बशार अल असद को, और ये कहा गया है कि अगर बशार अल असद इसराइल से कोऑपरेट नहीं करते हैं और इस वक्त जिस तरह से मिलिट्री जो सामान है, वेपन्स है, असलहा है, वो शाम की सरहद अबूर करते हुए लबनान में पहुंच रहा है और फिर हिजबुल्लाह उनको इस्तेमाल कर रही है, तो इस वक्त जो है मुसलसल शाम की जो है सपोर्ट हिजबुल्लाह के लिए सामने आ रही है। अब उस हवाले से जो है वो कहा गया है कि अगर शाम का सदर जो है इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लेता, या ये जो जिस तरह से असलहे की सप्लाई जारी है उसी तरह जारी रहती है, तो फिर इसका जो अंजाम होगा वो इसी तरह होगा। यानी फिर कत्ल की धमकी दी जा रही है इसराइल की तरफ से कि जिस तरह से लबनान के अंदर घुस के इसराइली तैयारों ने बमबारी की थी शदीद, और इस शदीद जारहियत के नतीजे में हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में उनकी शहादत हुई थी। इसी तरह की कोई कार्रवाई इसराइल शाम के सदर बशार अल असद के ख़िलाफ़ भी कर सकता है। तो एक वाज़े तौर पे धमकी है जो कि कत्ल की धमकी है, और एक हेड ऑफ़ द स्टेट को दी गई है इसराइली दहशत गर्दों की तरफ से। तो अब ये आप अंदाज़ा लगाइए कि इसराइली दहशत गर्दी का जो सिलसिला है या उसके जो अप्रोच है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक हेड ऑफ़ द स्टेट को बाज़ाब्ता तौर पे कत्ल करने की धमकी दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि हमारे मुतालबात तस्लीम करो। यानी फिर जो इस वक्त सरहदी इलाका है उनको पर जो मूवमेंट है शाम के सरहदी इलाके में, उसको जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे बंद किया जाए, और जो असलहा शाम से लबनान में ट्रांसफ़र होता है उसको बंद किया जाए। ये वो खौफ है। यानी हिजबुल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे जिस तरह से अपना ताकत का मुज़ाहरा कर रही है और जिस तरह से असलहा उनको सप्लाई होता जा रहा है, असलहा उनके पास मौजूद है उनके वेयर हाउसेस में, उसका इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियादों पे कर रहा है। तो अब इसराइल के लिए ये खौफ बढ़ता जा रहा है कि किसी तरह से इस सप्लाई लाइन को रोका जाए, और अब उस हवाले से बशार अल असद को धमकी दी गई है कि किसी तरह से कोऑपरेट किया जाए इस मामले पे, और जो इसराइली मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करते जाइए। अब इसके साथ साथ एक बार फिर UKMTO की तरफ से एक वार्निंग जारी हुई है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि इसराइल की तरफ जानिब सफ़र एक जहाज़ को निशाना बनाया गया है, पॉसिबली बहरा अहमर में, और हुदैदा के नज़दीक ये कार्रवाई हुई है। अ शिप वॉज टारगेटेड ड्यूरिंग द नाइट इन द रेड सी ऑफ अल हुदैदा यमन। अल हुदैदा का इलाका है, अल हुदैदा की बंदरगाह के करीब एक जहाज़ उसको टारगेट किया है, और फिर ये यमनी हौसियों की कार्रवाई लगती है, क्योंकि अब तक यमनी हौसियों के तर्जुमान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे इस कार्रवाई का कोई भी ऐलान सामने नहीं आया है। लेकिन UKMTO जो कि एक बरतानवी इदारा है और यूनाइटेड किंगडम ट्रेड ऑपरेशन अथॉरिटी के नाम से, और इस वक्त बहरा अहमर में जितने भी जहाज़ जो है वो जानिब सफ़र होते हैं उनके बारे में या उन पर किए जाने वाले हमलों के मुताल्लिक़ जो है इब्तदाई रिपोर्ट देता है, उसकी तरफ से एक इनिशियल इंसिडेंट की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें यमन के अल हुदैदा पोर्ट के नज़दीक एक जहाज़ को बहरा अहमर में टारगेट करने की खबरें सामने आ रही हैं। तो अब यमनी हौसियों की तरफ से एक ताज़ा तरीन कार्रवाई हुई है, और फिर अब आने वाले वक्त में यमनी हौसियों के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का जो बयान होगा वो फिर वाज़े करेगा कि किस जहाज़ को, किस ऑयल टैंकर या किस कार्गो वेसल को जो है यमनी हौसियों ने हुदैदा के नज़दीक निशाना बनाया है। इसके साथ साथ कल जो हाइपरसोनिक का एक हमला इसराइल पे यमन की जानिब से किया गया था, और उस बात हमने आपको यही बताया था कि अब तक तो इसराइल खामोश है कि क्या नुकसान हुआ है। इन तमाम बातों को
छुपाया जा रहा है कि इस यमनी हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले में इसराइल को क्या नुकसान पहुंचा है, लेकिन आने वाला वक्त ये बताएगा कि जब अमेरिका, बरतानिया, इसके साथ साथ इसराइल की कोई जारहियत यमन में नज़र आती है तो फिर ये चीज़ें वाज़े करेंगी कि इसराइल को कितनी ख़तरनाक चोट यमनियों ने पहुंचाई है। अब एक बार फिर जो यमन से खबरें आ रही हैं, यूएस ब्रिटिश एग्रेशन टारगेटेड अ कार इन अल सवामा डिस्ट्रिक्ट इन अल बैदा गवर्नरेट सेंट्रल यमन विद एन एयर स्ट्राइक। अब ये कार्रवाई जो एक फ़िज़ाई कार्रवाई हुई है अमरीकी और बरतानवी कोलिशन के तैयारों की तरफ से, और ये एक टारगेटेड कार्रवाई, ऐसी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी जो कि एक गाड़ी पे की गई है और इसके नतीजे में गाड़ी तबाह हुई है। ये जाहिर करती है ये कार्रवाई कि कल जो इसराइल के ऊपर यमनी हौसियों का हमला था उसने काफ़ी नुकसान पहुंचा है, और जिसकी वजह से अब जो है इनके जो कोलिशन है अमेरिका और बरतानिया, उनके अंदर बेचैनी पाई जा रही है। फौरी तौर पे यमन के वस्ती इलाके के अंदर जो है वो एक गाड़ी को निशाना बनाया है। अभी वाज़े नहीं है कि इस गाड़ी के अंदर कौन मौजूद था, लेकिन इस नतीजे में जो है वो गाड़ी तबाह हुई है। तो ये अब जो है उस कल के हमले का रिटेलिएशन सामने आ रहा है, और इससे ये चीज़ भी वाज़े होती है कि यमनियों का मिसाइल जो है वो तीर बा हदफ था, उसने इसराइल के अंदर काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। जब भी इसके फ़ौरन बाद अमेरिका और बरतानिया की तरफ से इस हमले का ऊपर रिटेलिएट किया गया है, उसका बदला लिया गया है। इसके साथ साथ इसराइल की एक और घिनौनी साजिश इस वक्त सामने आ रही है। इसराइल के जो मुतशद्दिद वज़रा हैं उनकी तरफ से रोज़ बरोज़ इस तरह के बयानात अब सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया है, वो पूरा फ़लस्तीन अपने कब्ज़े में कर लिया है, और जो काबिज़ीन की बस्तियां हैं, सेटलमेंट्स हैं, वो बनाना शुरू कर दी हैं। अब एक बार फिर इसराइली मुतशद्दिद वज़रा की तरफ से ये बातें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि अगले कुछ सालों के अंदर ये वेस्ट बैंक या जो मगरिबी किनारा है, जिसके अंदर इस वक्त काफ़ी सारी तादाद फ़लस्तीनियों की मौजूद हैं, उनको जो है उन इलाकों से बेदखल करने का सिलसिला शुरू होगा, और वहाँ पर जो है काबिज़ीन की जो है वो कॉलोनिया सेटलमेंट्स बनाने की जो है बातें आ रही हैं। नाउ इसराइल वांट टू ऑक्यूपाई रिमेनिंग वेस्ट बैंक। इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच सेज इट इज़ द टाइम टू डिक्लेयर इसराइल सोवरेनिटी ओवर द वेस्ट बैंक। अब एक बार फिर ये सिलसिला जो है वो सामने आया है, जिसमें इसराइल का वज़ीर माल या वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्राख की तरफ से ये बयान दिया गया है कि ये इस वक्त बिल्कुल सही वक्त है, यानी जिस तरह से ये एक्सेस खुले हुए हैं और इसराइल जो है मुसलसल जो है इन एक्सेस से बरसरे पैकार है, उनका बदला लेने के लिए अब जो है जो वेस्ट बैंक या मगरिबी किनारा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मुसलमान फ़लस्तीनी आबाद हैं, उनको बेदखल करने का जो एक वक्त है, ये बहुत मौजू वक्त है। और अब ये किया जाएगा कि फिर उन जंगों को जो इस वक्त हमास के मुजाहिदीन इसराइली फ़ौजों से गज़ा में बरसरे पैकार हैं, या इसके साथ साथ जो लबनानी हिजबुल्लाह इस वक्त इसराइलियों को नुकसान पहुंचा रही है, उनका गम व गुस्सा या उनका बदला जो है वो इस तरह से लिया जाएगा कि एक साल के अंदर जो वेस्ट बैंक का इलाका है, इन पर भी काबिज़ीन की सेटलमेंट्स बनाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और वहाँ जो मौजूद फ़लस्तीनी हैं उनके साथ फिर जो गज़ा में इस वक्त किया जा रहा है, यानी उनको उनके इलाकों से बेदखल किया जाएगा, और जो बात की जा रही है यानी उन इलाकों पे भी काबिज़ होंगे ये इसराइली, और अपने जो है वो गैर कानूनी घर बनाएंगे। तो ये इस वक्त बड़ा मुतशद्दिद एक बयान है जो कि जिसने इस वक्त फ़लस्तीनियों के अंदर काफ़ी गम व गुस्सा जो है पैदा किया है कि एक तरफ तो पूरा फ़लस्तीन खा गए ये इसराइली और कब्ज़ा कर लिया, और कब्ज़ा करने के बाद अब उस पर अपना हक़ जताते हैं कि ये हमारी ज़मीन है। और अगर जो एक पुरानी कहावत है कि चोरी शुदा ज़मीन कभी भी मिल्कियत नहीं होती, तो इस वक्त इसराइल ने जो भी किया है फ़लस्तीन के अंदर, ज़मीनें चोरी की हैं, चोर ज़रूर हो सकते हैं लेकिन मालिक कभी भी नहीं बन सकते। मालिक इस ज़मीन के फ़लस्तीनी ही रहेंगे। अब इसके साथ साथ अल-क़स्साम ब्रिगेड की कार्रवाइयाँ फिर एक दफ़ा सामने आई हैं, जो कि शुमाली गज़ा पट्टी में जबालिया के इलाके में की गई हैं। We killed and wounded 10 Zionist soldiers in the house bombing with a powerful explosive device in Jabalia camp north of the Gaza Strip. 10 सहयूनी फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी किया है अल-क़स्साम ब्रिगेड ने, और ये कार्रवाई एक ऐसे घर के इतराफ़ की गई जहाँ ये इसराइली फ़ौजी छुपे बैठे थे, और वहाँ से जो है ये इस हमास के और इसके साथ साथ फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो है मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ कर रहे थे। उस पूरे घर को एक ख़तरनाक धमाका ख़ेज़ मवाद या उसकी इस डिवाइस से तबाह किया, जिसके नतीजे में 10 इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। तो ये इस वक्त ज़्यादा तरीन कार्रवाई है जो कि जबालिया के इलाके से सामने आई है, हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से की गई है, जिसके अंदर इसराइली फ़ौज को काफ़ी
जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस वक्त कैफियत ये है कि मुसलसल 30 से 35 इसराइली फ़ौजी जो हैं वो इस एक महीने के अंदर गज़ा पट्टी के अंदर मारे गए हैं, और जिसके अंदर ताज़ा तरीन कार्रवाई जो ये हुई है जिसमें 6 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि 4 ज़ख्मी हुए हैं। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन कार्रवाई है। इसके साथ साथ जो टैंकों को और इसके साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाने का सिलसिला है अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से, वो भी जारी है। एक ताज़ा तरीन हमला हुआ जिसके अंदर अल-क़स्साम ब्रिगेड ने यासीन 105 शेल के ज़रिए इसराइल के एक गाड़ी को तबाह किया, एक टैंक को तबाह किया, और उसकी वीडियो जो है वो जारी कर दी गई है। यानी इसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि एक RPG मिसाइल के ज़रिए इसराइल के एक इतने बड़े जंगी मशीन को जो है वो तबाह किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी जो है वो हैफ़ा पे किए जाने वाले ड्रोन हमले, उसके बारे में एक वीडियो जारी हुई है जिसमें वाज़ेह तौर पे दिखाया जा सकता है कि एक कसीर तादाद में ड्रोन्स हैं जो कि हिज़्बुल्लाह दाग रही है, और फिर इन्होंने जाकर हैफ़ा की नेवल बेस को निशाना बनाया है और वहाँ तबाही मचाई है। तो ये इस वक्त मुसलसल सिलसिला जारी है रेजिस्टेंस की तरफ से, मुज़ाहिमत की तंजीमों की तरफ से, तहरीक की तरफ से, और वो इस वक्त इसराइल को इतना ज़्यादा जो है टफ़ टाइम दे रही है कि इसराइली फ़ौज इस वक्त पूरी तौर पे बौखला चुकी है। इसराइली गवर्नमेंट बिल्कुल जो है वो अफरा तफरी में है कि किस तरह से इन हमलों को रोका जाए। तो फिर अब जो सिलसिले शुरू हो गए हैं, एक तरफ तो डराने धमकाने का सिलसिला है, जिस तरह से शाम के सदर को जो है धमकी दी गई है कि असलहे की सप्लाई रोको। इसी तरह ईरान के ख़िलाफ़ भी इसी तरह की बयानबाजियाँ होती रहती हैं कि हम ईरान का जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर देंगे और ये कर देंगे, और इस तरह की जो अब भड़कियाँ मारी जा रही हैं इसराइल की तरफ से, वो ये साबित करती हैं कि इसराइल जो है मुकम्मल तौर पे अंदर से इन रेजिस्टेंस के हमलों की वजह से खोखला होता जा रहा है। इसराइली मीडिया की अब एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है about 70,000 Israelis instructed to enter shelters after warning of drone infiltrations from Lebanon। मुसलसल लबनान से जो ड्रोन्स दाखिल हो रहे हैं इसराइल में, और इसराइली फ़ौज, इसराइली एयर फोर्स और इसके साथ साथ जो इसराइली इस्टेब्लिशमेंट है, इन ड्रोन्स को रोकने में, इनको तबाह करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। आयरन डोम सिस्टम इन ड्रोन्स को जो है वो नहीं पकड़ पाता, ना उसका सुराग लगा पाता है, और अगर ये फ़िज़ाई यानी नज़रों में आ भी जाएँ तो फिर जो इसराइल की एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हैं वो इनका पीछा करते रह जाते हैं, और ये ड्रोन्स उनको जो है वो चकमा देकर अपने हदफ तक पहुंच जाते हैं। तो इस वक्त कैफियत ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे लबनान से ये ड्रोन्स इसराइल में दाखिल होने का सिलसिला जारी है, और अब इतना खौफ इसराइली जो गासिब आबादकार हैं उनके दरमियान बैठ चुका है कि उनको 70,000 ऐसे गासिब इसराइली आबादकारों को इसराइली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये हिदायत दे दी गई हैं कि जो है बंकरों में छुप जाएं और बिलों में चले जाएं, और जब तक ये ख़तरा इन ड्रोन्स का ख़त्म नहीं हो जाता तब तक बाहर ना निकलें। कैफियत ये है कि कल जो हमला किया गया किरियोत के साथ साथ हैफ़ा के इलाक़ों पे, इस वक्त इसराइलियों के अंदर इतनी बेचैनी पाई जा रही है कि अब मुसलसल ये इलाक़े जो हैं धुआं और आग की लपेट में हैं। आग इन रॉकेटों के ज़रिए, इसके साथ साथ इन ड्रोन्स के हमलों के ज़रिए इन इलाक़ों में लगी रहती है, और मुसलसल जो है अब इन इसराइलियों को अपनी जान बचाने की फ़िक्रें लाहक हैं। तो 70,000 के करीब इन इलाक़ों के जो काबिज़ीन हैं, सेटलर्स हैं, उनको जो है अब ये हिदायत इसराइली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जारी कर दी गई हैं कि बंकरों में चले जाएं, और जब तक ये हमले ख़त्म नहीं होते जो कि लबनान की सरहद से ड्रोन्स का सिलसिला जारी है, तब तक वो वहाँ से बाहर ना निकलें। तो ये एक तरफ तो इसराइलियों के अंदर जो है अपनी जानें बचाने की कैफियत है, दूसरी तरफ जो भी रेजिस्टेंस फैक्शंस हैं, चाहे फिर वो लबनान की हिज़्बुल्लाह हो, इराक़ी मुजाहिदीन हो, यमन के हौसी हों, या इसके साथ साथ जो हमास के मुजाहिदीन हो, इन चारों फ्रंट से जो है वो इसराइल को मुसलसल ज़रबे लगाने का सिलसिला जारी है, और रोज़ाना की बुनियादों पर इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। वाज़ेह तौर पे इसराइल की तरफ से जो इस खफगी मिटाने का सिलसिला है वो इस तरह किया जाता है कि लबनान के साथ साथ गज़ा पे मुसलसल बमबारी जारी है, जिसके नतीजे में मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ साथ मज़लूम लबनानी शहीद हो रहे हैं। लेकिन जब बात आती है ज़मीनी महाज की, तो फिर इसराइली फ़ौज ज़मीन के इन जो ग्राउंड मनूवर्स हैं उनको छोड़ के भाग जाती है, और फिर ज़मीनी मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखती। अब इसके साथ साथ ईरान से एक ख़बर आ रही है। ईरान रिसेंटली एक्वायर्ड S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड टुडे इट टेस्टेड द सिस्टम इन द एरियाज़ नियर इस्फहान।
पिछले 2 दिनों से इस्फहान के ऊपर इस तरह के मिसाइल्स जो है वो परवाज़ करते देखे जा रहे थे वहाँ के शहरियों की तरफ से, जिनकी रोशनी से ये लग रहा था कि ईरान किसी ऐसे जो है सिस्टम को अब टेस्ट कर रहा है या फिर इसराइल पे कोई हमला कर दिया गया है। लेकिन अब ये बातें जो हैं क्लियर होती जा रही हैं कि ईरान S-400 को टेस्ट कर रहा है इस्फहान के नज़दीक। ये S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो कि रशियन साख्ता मिसाइल सिस्टम है और अब ईरान के पास पहुंच चुका है, ईरान को डिलीवर हो चुका है और ईरान के अंदर इसकी जो टेस्ट फ्लाइट्स हैं वो जारी हैं। यानी अब ईरानी इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो ईरान के अंदर इसकी अफादियत जानने के लिए लॉन्च कर रहे हैं। इस वक्त फिर एक जो है वो इन बातों का गुलगुला उठा है कि ईरान ने जो है बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स तैयार कर लिए हैं इसराइल के ख़िलाफ़ और इसराइल पे किसी भी लम्हे हमला किया जाता है। इस वक्त ईरान की जो भी स्ट्रेटजी है एक साइकोलॉजिकल वॉर के अंदर इस वक्त इन्वॉल्व कर दिया है इसराइल को और इस वक्त इसराइलियों में यही खौफ है कि ईरान कब हमला करेगा और कोई डेट सामने नहीं आ रही है ईरान की तरफ से कि ये हमला कब किया जाएगा। लेकिन ये जो बयानात हैं ये चीज़ें वाज़े कर रहे हैं कि हमला इसराइल के ऊपर जब किया जाएगा ये वादा सादिक सोयम ये पहले या दूसरे वादा सादिक सोयम से मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ होगा और उससे बहुत ज़्यादा शदीद होगा। तो इस तरह के बयानात तो आ रहे हैं लेकिन वाज़े तारीख़ कि कब ये हमला किया जाएगा, कौन से टाइम फ्रेम में ये हमला किया जाएगा, इसके बारे में अब तक जितनी भी अफवाहें हैं ये सिर्फ अफवाहें ही हैं और इसका अंदाज़ा तब होगा कि जब ईरान की तरफ से पहला मिसाइल दागा जाएगा इसराइल के ऊपर और फिर उसके बाद ये मिसाइलों का एक जत्था होगा जो ईरान से इसराइली सरजमीन की तरफ परवाज़ करेगा। तो इस वक्त जितने भी ये ख़बरें हैं कि ईरान ने तैयारी कर ली है, ईरान 2 घंटे में हमला करने वाला है या 3 घंटे में हमला करने वाला है, ये मुकम्मल तौर पे मफरूज़े हैं और इनकी जो है वो हकीकत तभी सामने आएगी जब कोई पहला बड़ा मिसाइल ईरानी सरहद को अबूर करते हुए इसराइल की तरफ परवाज़ करेगा। अब इसके साथ साथ चाइना के अंदर जो है वो एक ऐसी कैफियत है कि इस वक्त चाइना नए से नए हथियार दुनिया के सामने पेश करता जा रहा है। चाइना के शहर ज़ुहाई में एक एयर शो शुरू हो चुका है और इस एयर शो के अंदर बहुत सारे ममालिक ने अपने तैयारे पेश किए हैं। इसी के साथ साथ चाइना भी अपनी जितनी भी लेटेस्ट इन्वेंशंस हैं वो इसमें पेश कर रहा है और अब पहली दफ़ा चाइना की तरफ से एक 6th जनरेशन का फ़ाइटर जहाज़ पेश किया गया है दुनिया के सामने, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। ख़ास तौर पे जो मगरबी मीडिया है वो इन तमाम चाइनीज़ इन्वेंशंस को देखकर जो है वो सकते में आ चुका है कि चाइना रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए हथियार दुनिया के सामने पेश कर रहा है। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि 6th जनरेशन का फ़ाइटर जेट इस खित्ते से यानी हमारे एशिया के खित्ते से सामने आया है। और इस वक्त कुछ चमगोइयाँ ये भी हैं कि अमेरिका भी 6th जनरेशन के जहाज़ पे काम कर रहा है, इसके साथ साथ रशिया भी काम कर रहा है। लेकिन इन तमाम ममालिक को पीछे छोड़ते हुए चाइना ने अपने जहाज़ को उसकी रुनुमाई कर दी है दुनिया के सामने और पेश कर दिया है एक ऐसा जहाज़ जो कि अब तक दुनिया के अंदर 6th जनरेशन का पहला फ़िज़ाई हवाई जहाज़ है, लड़ाका हवाई जहाज़ है और अब दुनिया के सामने आ चुका है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। उम्मीद करते हैं आपको ये खबरनामा पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।